Dear class, welcome to the next lecture of Quantum Mechanics 1। आज क्योंकि हमने एक नया टॉपिक शुरू करना है, वैसे इससे पहले हमने आज मैंने आपको बुक से करवाना है और ये वन डायमेंशनल सिस्टम्स जिसमें कि हमने एक अभी रिसेंट किया है कल क्वांटम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। अच्छा, एक हमने क्वांटम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर भी सॉल्व कर लिया, मतलब उसकी एनर्जी आइगन स्टेट निकाल ली हुई है। और आज हम ये स्टार्ट करते हैं वन डायमेंशनल सिस्टम में। आज हमने करना है एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अच्छा, मुझे क्योंकि पहले भी आपके सिलेबस में कुछ रिजर्वेशंस हैं कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल नहीं हैं जो शामिल होनी चाहिए, लेकिन चलें, अब दिल तो चाह रहा है कि ये फ्री पार्टिकल वाली इक्वेशन और फंक्शंस आपको असाइनमेंट में दूँ। इसको मैं बाद में डिसाइड करूँगी। आज हम करेंगे एक एप्लीकेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, जिसमें सबसे सिंपलेस्ट है पोटेंशियल स्टेप। अच्छा, ये पोटेंशियल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पहले भी हमें पता है कि ये हमें इसका सॉल्यूशन वो वेव फंक्शंस देता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की वेव्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो आज अगर हमें ऐसे वेव फंक्शंस चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी मस्ट सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इसके लिए अब हमारे पास एक फिजिकल सिस्टम है, लाइक एक पोटेंशियल स्टेप है। पोटेंशियल स्टेप आपने कंसिडर करना है। एक पोटेंशियल स्टेप इस तरह से, पोटेंशियल स्टेप का मतलब ये है कि ये x इज़ इक्वल टू ज़ीरो रीजन है, x इज़ लेस देन ज़ीरो। ये वाला रीजन, लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन जहाँ पे x जो है वो लेस देन ज़ीरो है, मतलब ये रीजन 1 बनता है, राइट साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें देयर इज़ नो पोटेंशियल, कोई पोटेंशियल नहीं लगा हुआ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन वेव आपके पास लेफ़्ट साइड से आती है तो उसको इस रीजन में कोई भी पोटेंशियल फेस नहीं करना पड़ता। उसके बाद हम पोटेंशियल स्टेप का मतलब है कि एक किसी पॉइंट के ऊपर आपके पास ये पोटेंशियल की, जैसे यहाँ मेरे पास वैल्यू दी गई है वी नॉट वैल्यू है यहाँ पे, मतलब एक पोटेंशियल स्टेप। जैसे ही वेव सेकंड रीजन में या x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो वाले रीजन में दाखिल होगी, इलेक्ट्रॉन्स की बीम कंसिडर करें कि आपके पास आ रही है लेफ्ट हैंड साइड से। जैसे ही ये बीम या कुछ इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही रीजन 2 में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो उनको एक पोटेंशियल फेस करना पड़ेगा, जिसको यहाँ पे वी नॉट के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जितनी आपके स्टेप की विड्थ है, ये वहाँ तक पोटेंशियल मौजूद होगा। अब इसमें कुछ केसेस आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स की एनर्जी बहुत मैटर करती है। अगर तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी, इफ़ ई इज़ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एंड इज़ ग्रेटर देन वी नॉट, अगर ये वी नॉट से बड़ी है तो आपकी वेव तो यहाँ से सारी पास आउट हो जाएगी, उसको ये पोटेंशियल नज़र ही नहीं आएगा अगर ई उसके पास, ये वाला केस ई इज़ ग्रेटर देन वी नॉट है। इतनी बात तो हमें चलो समझ में आती है कि अगर ई कोई इंसिडेंट वेव है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की और उनके पास एनर्जी जो है अगर आपकी ई वी नॉट से ग्रेटर है, तो वो वेव सिंपली आसानी के साथ वो इस स्टेप के ऊपर से ही सारी गुजर जाएगी, उसको ये स्टेप समझेंगे नज़र ही नहीं आएगा। आज हमारा केस जो है, इसमें डिफरेंट केसेस हैं आपके पास। ऐसा भी केस है जिसमें ई जो है वो लेस होगी वी नॉट से। जाहिर है जब यहाँ पे आएगी वेव्स, अब वो वेव जब यहाँ पे आएगी लेस दैन वी नॉट या वी नॉट वाले रीजन में, उसको एक बड़ा सारा पोटेंशियल स्टेप आगे नज़र आएगा। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स में, अब क्लासिकल मैकेनिकली हम देखें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इस रीजन में नहीं आ सकता, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस स्टेप पोटेंशियल वाले रीजन में दाखिल हो सकते हैं, और वो हमें इन कैलकुलेशन से पता चलता है जो अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो हमने कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले, कैलकुलेशन बहुत आसान है। ये स्टेप पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताना था। इज़ ग्रेटर देन वी नॉट वाला केस, हम ये वाला केस स्टडी करने लगे हैं। और उसके बाद अब आ जाते हैं, और पोटेंशियल कैसे लगा हुआ है, v ऑफ x वन डायमेंशनल पोटेंशियल है, कांस्टेंट है। v नॉट फॉर x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो एंड वी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर x इज़ लेस दैन ज़ीरो। ये मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, अब मैं ये इरेज कर देती हूँ। 0 पॉइंट ये है, ये वाला रीजन लेस देन ज़ीरो है, ये रीजन ग्रेटर देन ज़ीरो है। केस हमने अब स्टडी करना है
इज़ ग्रेटर देन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट है उनके पास एनर्जी पोटेंशियल से ज़्यादा है। तो वो हमें सिचुएशन नज़र भी आ रही है कि ज़्यादातर या सारे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास आउट हो जाएंगे स्टेप पोटेंशियल के ऊपर से, क्योंकि उनकी एनर्जी ग्रेटर है। लेकिन ये हम कैलकुलेट करके निकालेंगे कि वाकई ऐसा होगा या नहीं। तो इस सिलसिले में हम पहले लगाते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज़ करते हैं, और जैसे कि हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में ई साई यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें आपने हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू पुट करनी है, वी नो दैट पी कैप स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आपको दी गई है वो वी ऑफ एक्स है, ये वाला पोटेंशियल, ये स्टेप पोटेंशियल जो लगा वो मैंने ऐड कर दिया। देखें, इससे पहले आप फ्री पार्टिकल पढ़ते रहे हैं या आई डोंट नो कि आपने पढ़ा है कि नहीं, उसमें पोटेंशियल ज़ीरो होता था, हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते थे। अब क्योंकि पोटेंशियल मौजूद है स्टेप पोटेंशियल की फॉर्म में, तो मैंने फार्मूला के अंदर लिख दिया। इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व कर लें और इसको वेव फंक्शन के ऊपर हम ऑपरेट करेंगे। तो इसकी वैल्यू अगर मैं यही इक्वेशन ए है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसके ऊपर अगर मैं ये वैल्यू अप्लाई करती हूँ प्लस वी ऑफ एक्स, ये क्योंकि वन डायमेंशनल है मैं साई ऑफ एक्स लिख देती हूँ, ई वैसे ही आ जाएगा और ये साई ऑफ एक्स। अब आपने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। पोटेंशियल वी की पी कैप स्क्वायर देख लें, आपके पास मोमेंटम ऑपरेटर है, ये आपके पास आ जाएगा माइनस एच कैट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m पार्शल 2 ओवर पार्शल एक्स स्क्वायर साई ऑफ एक्स प्लस वी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स, ये आपके पास साथ। वैसे इसको थोड़ा सा और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, एक तो आपने इस पूरी इक्वेशन में से ये टर्म कॉमन लेनी है, ये वाली, और माइनस को सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आपने सिर्फ, अब क्योंकि हम वर्क ही वन डायमेंशन में कर रहे हैं, सिर्फ x के साथ, तो मैं इसको d2/dx² लिख देती हूँ, और ये मेरे पास आ जाएगा एच कैट स्क्वायर ओवर 2m, मैंने यहाँ से कॉमन लिया है, ये यहाँ आ जाएगा 2m ओवर एच कैट स्क्वायर वी ऑफ एक्स, इसको भी इधर ले आती हूँ माइनस ई साई ऑफ एक्स, एक साई ऑफ एक्स यहाँ भी आना है, इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप है, आपने ये माइनस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब मैं ऊपर वाली चीज़ें रेस करने लगी हूँ। आई होप कि इस सिस्टम की आपको समझ आ गई होगी, और जो हमने करना है वो आपको पता चल गया होगा कि हमने स्टेप पोटेंशियल, पहले तो हमने अपनी वेव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से उन वेव फंक्शंस को फाइंड करना है जो कि इस पोटेंशियल, जो कि इस इलेक्ट्रॉनिक बीम के होंगे। अच्छा, इसमें मैं एक तो ये लिखने लगी हूँ, मैं ये भी रेस कर रही हूँ ताकि मेरे पास काफ़ी सारी जगह बच जाए, d2 ओवर dx स्क्वायर साई ऑफ एक्स, और अब प्लस 2m v माइनस ई ओवर एच कैट स्क्वायर साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। और अब ये माइनस है, इसको मैं, यहाँ भी माइनस था, उसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और बाकी सारा कुछ हमारे पास, और ये अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा ई माइनस वी। मैंने स्टेप बचाने के लिए डायरेक्ट कर दिया, आप इसको अलग अलग कीजिएगा। तो ये अगर आप देखें तो आपके पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हमें इसका सलूशन चाहिए। इसको सलूशन हासिल करने से पहले या इसको सॉल्व करने से पहले एक तो आपने कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी है इसमें, और दूसरा, अब क्योंकि हमारे पास, मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप पोटेंशियल बना लेती हूँ, ये ई पार्टिकल्स की एनर्जी है जो आ रहे हैं, इज़ ग्रेटर देन वी नॉट, ये स्टेप पोटेंशियल वी नॉट है एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास देखें आप इस फिगर को, हमारे पास दो रीजन है, एक रीजन 1 है, इसमें जो पार्टिकल्स या जो वेव आएगी उसका उन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेव होगी उनका वेव फंक्शन साई 1 है, और रीजन 2 में जो वेव होगी इलेक्ट्रॉन की, जो अगर रीजन 2 में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उनका वेव फंक्शन हम साई 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, एक साई 1 के लिए और एक साई 2 के लिए। तो अब ये हम इसको, अच्छा, अब अगर हमने फर्स्ट सपोज कि हम इसको फॉर रीजन 1,
फॉर रीजन 1 i.e. दैट इज़ x इज़ लेस दैन 0। अगर x इज़ लेस दैन 0 के लिए हम कंसिडर करें तो ये आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी d2 साई 1 ऑफ x, ठीक है, dx स्क्वायर माइनस 2m ओवर h गेट स्क्वायर e। देखें इसमें v भी ज़ीरो है तो ये इस यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे और v भी ख़त्म हो जाएगा। ये रीजन वन की इक्वेशन होगी आपके पास, और फर्स्ट हम रीजन 1 को ही सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें आप एक सब्स्टिट्यूशन कर लें। सपोज़ से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि k1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2me ओवर h गेट स्क्वायर, और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए ये मैं डेरिवेटिव d स्क्वायर के बराबर लिख देती हूँ, d स्क्वायर साई 1 ऑफ x माइनस k1 स्क्वायर, ये 1 असल में रीजन 1 के को ही शो करता है, साई 1 ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी k1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब आप देखेंगे यहाँ से d स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा प्लस k1 स्क्वायर, और d की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी प्लस माइनस k1। और अब अगर मैं सोल्यूशन लिखूँ साई 1 ऑफ x, ये सॉल्व किया है बाकायदा डेरिवेटिव के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास साई 1 ऑफ x इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर आयोटा k1x, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ आई हैं d की, दो मेरे पास, तो इसको जब मैं सुपरपोजिशन की फॉर्म में लिखूँगी प्लस b e रेज टू माइनस आयोटा k1x। चेक कर लो बुक में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये आयोटा ठीक है। ये सोल्यूशन आप देखें कि हमारे पास रीजन 1 का साई 1 ऑफ x ए ई रेज टू आयोटा k1x और v इज इक्वल टू माइनस आयोटा k1x आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम रीजन 2 की तरफ। ये सोल्यूशन निकाल के हम एक साइड पे रख लेते हैं। हमारे पास साई 1 की वैल्यू है, इसको निकाल के हमने एक साइड पे रख लेना है। और अब आ जाते हैं रीजन 2 की तरफ। रीजन 2 में आते हैं तो हम इसको मिटा देते हैं। फॉर रीजन 2 आप यहाँ पे बता दें फॉर R2। अब R2 में क्या है, पोटेंशियल स्टेप मौजूद है, x ग्रेटर दैन 0 है, दैट इज़ x इज़ ग्रेटर दैन 0। अब इसके लिए हम जो इक्वेशन लिखेंगे वो यहाँ पे जो वेव फंक्शन मैंने अभी डिस्क्राइब किया, ये साई 2 ऑफ x होगा, ठीक है। तो साई 2 ऑफ x के लिए ये मेरे पास आ जाएगी d2 साई 2 डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर प्लस 2m ओवर h गेट स्क्वायर e माइनस v नॉट साई 2 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से एक माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास e माइनस वी नॉट आना था। अच्छा, इस इक्वेशन को आप भूल जाएं ऊपर वाली को। ये मैंने नई इक्वेशन लिख ली है लेक्चर के बाद। ये मैंने रीजन 2 के लिए एक इक्वेशन लिखी है और इसमें मेरे पास e माइनस वी नॉट आ रहा है, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ, ये रीजन 1 के लिए थी। और इसके बाद अब आपने इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करनी है। लेट सपोज k2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m e माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई h गेट स्क्वायर, इसके बराबर लिखें। ये उसी तरह से d स्क्वायर और प्लस k2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास आ जाएगा d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k2 स्क्वायर, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर k2 स्क्वायर। माइनस 1 को मैंने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अब आप इसका दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा k2। ये सेकंड इक्वेशन के या रीजन 2 में जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स हमारे पास निकले हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास आ गया d,
और डी की दो वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। और अब मैं इसी तरह का एक सोल्यूशन लिखूँगी इसके लिए। तो ये वो सोल्यूशन मेरे पास आ जाएगा साई 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ई रेज बाय आयोटा के टू एक्स प्लस डी ई रेज बाय माइनस आयोटा के टू एक्स। कोफिशिएंट्स चेंज कर लिए हैं। ये सेकंड रीजन के लिए हमारे पास साई 2। अब साई 1 वो वाला वेव फंक्शन है जो रीजन 1 के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, और साई 2 वो वाला वेव फंक्शन है जो रीजन 2 के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, रीजन 2 में देखें कि हमारे पास कोई रिफ्लेक्शन फ़िलहाल इस केस में भी और अभी हमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ा सा इंटरप्रेट करके बताऊं तो इसमें जो पहली टर्म होती है वो हम इंसिडेंट पार्टिकल्स की लेते हैं और सेकंड टर्म हम रिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स की लेती हैं। बेटे लेक्चर के बाद हाँ जी ये वो ले लें। और साई 2 में क्या होता है कि साई 2 में भी इसी तरह से फर्स्ट टर्म आप जो सेकंड रीजन में इंसिडेंट पार्टिकल हैं उनकी, और सेकंड रीजन में जो रिफ्लेक्ट पार्टिकल हैं वो डी होंगे। अब सेकंड रीजन में यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी पार्टिकल रिफ्लेक्टेड नहीं है, अभी हमें नज़र भी आ रहा है कि सारे के सारे पार्टिकल्स ही पास आउट हो रहे हैं। तो इसका मतलब होगा ये कंडीशन उसी वक्त सेटिस्फाई होती है अगर हम डी को ज़ीरो कर दें। तो ये रिफ्लेक्शन कांस्टेंट है और ये ज़ीरो है। इसको ज़ीरो करके बाबा 2 लाए हैं, बाबा से को दूसरी देते हैं। तो ये डी ज़ीरो हो गया और ये आपके पास ये वाली कोफिशिएंट भी। अब आपके पास साई 2 में सिर्फ ये टर्म बचेगी। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करती हूँ और हम दोबारा से वो नहीं करना चाहिए था। अच्छा जी, अब क्योंकि हमारे वेव फंक्शंस, जब हमने वेव फंक्शन पढ़ा था तो हमने कंसिडर किया था ये वेव फंक्शंस जो हैं ये कंटिन्यूस हैं और सिंगल वैल्यूड हैं। अगर ये वेव फंक्शन भी और इनके डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस हैं, तो अगर हम ये कंडीशन पुट करें तो ये मेरे पास अब इस बाउंड्री वैल्यू पर ये x इज़ इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस। वेव फंक्शन साई ऑफ x एट x इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू साई 2 ऑफ x एट x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल 0 पे दोनों बराबर होने चाहिए। प्लस यही नहीं सिर्फ बल्कि इनके डेरिवेटिव भी, अगर कंटिन्यूटी की कंडीशन होल्ड हो रही है तो डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होते हैं। मतलब कि डी साई 2 ऑफ एक्स डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये दो कंडीशन मस्ट होल्ड। इन दोनों कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हमने कोफिशिएंट्स ए बी सी डी या जितने भी होंगे उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब पहली इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करती हूँ, ये साई 1 ऑफ एक्स है। देखें एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये ए प्लस बी रह जाएगा, ए प्लस बी। और दूसरी तरफ ये आ जाएगा साई 2 में देखें कि ये क्या रह जाएगा, सिर्फ सी रह जाएगा। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब आप डेरिवेटिव लेंगे। जब आप डेरिवेटिव लेंगे आपने पहले डी साई 1 ओवर डी एक्स लेना है। वो क्या आ जाएगा, ए कांस्टेंट वैसे आ जाएगा, ई रेज़ पर आयोटा k1 x का डेरिवेटिव यही आएगा और फर्दर डेरिवेटिव आयोटा k1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसका आ जाएगा। इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे डेरिवेटिव की फॉर्म में तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा k1a माइनस आयोटा k1b और आयोटा k2c। ये इस इक्वेशन का डेरिवेटिव। ये दो इक्वेशंस हमारे पास कंटिन्यूटी की इक्वेशंस कंडीशन से आती हैं। और अब मैं इसको ज़रा इरेज करके एक तरफ कर देती हूँ क्योंकि हमने असल में सॉल्व करना है ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, इन इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, अब इसमें से सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं। हम बल्कि ज़्यादा कन्वीनियंट है अगर बी ओवर ए फाइंड कर लें। क्यों, ये वजह मैं आपको बाद में बताऊँगी, ज़रा ठहर के। अभी बताइए तो आपको समझ नहीं आनी। अभी हम सिंपल इसमें से समझें कि आपने बी ओवर ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दो इक्वेशन है आपके सामने। अच्छा, अब इसमें आप क्या पुट करेंगे, फर्स्ट तो आप सिंपल इस इक्वेशन 2 में देखें आयोटा k1a माइनस आयोटा k1b आयोटा k2c की वैल्यू आप पुट कर दें a प्लस b। ये पूरी इक्वेशन आयोटा k2a प्लस आयोटा k2b, ये पूरी इक्वेशन अब दो ही कोफिशिएंट हैं इसमें a और b, तो हम अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा आयोटा
K1 A माइनस आयोटा K1 B आयोटा K2 A प्लस आयोटा K2 B। ए वाले टर्म्स को एक तरफ कर लें, बी वाले टर्म को एक तरफ करके कॉमन ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा K1 माइनस K2 A K1 प्लस K2 B और B ओवर A ये आपके पास आ जाएगा K1 माइनस K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ये कोफिशिएंट्स की रेशो मैंने फाइंड कर ली है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी तरह से आपने एक रेशो फाइंड करनी है C ओवर A। C ओवर A रेशो कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको एक हिंट देती हूँ। अब क्योंकि आपने इस ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें से B एलिमिनेट हो, तो आपने इक्वेशन 1 से B की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ से B आपके पास आ जाएगा C माइनस A। C माइनस A लें और 2 में पुट कर दें, ठीक है। 2 में आप B की वैल्यू पुट कर दें C माइनस A, तो इसी तरह की एक पूरी लंबी इक्वेशन आ जाएगी जिसमें सिर्फ C और A होंगे। उसमें से अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी कर ही देती हूँ, बस ये हम इतना करके आज हमने ख़त्म करना है। बी की वैल्यू आपने पुट कर दी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आयोटा K1 A माइनस आयोटा K1 C माइनस A इज इक्वल टू आयोटा K2 C। अब आपने उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है K1 C माइनस A आयोटा K2 C और इसमें से आपने आयोटा K1 A आयोटा K1 C प्लस आयोटा K1 A आयोटा K2 C, इसमें से अब आपने A वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेना है, C वाले टर्म को एक तरफ कर लेना है, तो आपके पास C ओवर A की वैल्यू आ जाएगी। C ओवर A की वैल्यू आ जाएगी 2K1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ये दो वैल्यूज़, एक ये और एक C ओवर A की रेशो और एक B ओवर A की रेशो, ये दो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब कल हम इनसे डिफरेंट कोफिशिएंट्स निकालेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ही स्टॉप होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।